बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई है और ये केस है इलीगल अलाटमेंट केस जो कि मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ है। मीर शकील रहमान 12 मार्च 2019 से 2020 से जेल में है और वो काफ़ी लंबा अरसा से जेल में। उनकी 2 दफ़ा दरख्वास्त ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है और आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, बड़ी अहम समाअत थी। ख्वाजा हारिस साहब जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए हैं और आज अदालत में ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोलते रहे और मीर शकील रहमान के हक़ में बोलते रहे। और मैं समझता हूँ कि यह सितम ज़रीफ़ी है कि आज वो शख्स जिसने इतना उनको अपना जो मुवक्किल है नवाज शरीफ उनको डिफेंड किया है, लेकिन आज दूसरे मुवक्किल को बचाने के लिए नवाज शरीफ को रगड़ा लगाते रहे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ फैसल वाडा की जो इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त थी उनके ख़िलाफ़, उसके ऊपर बड़ी अहम समाअत थी और फैसल वाडा के जो वकील है उसने बड़े अहम सवालात उठाए हैं और वो लोग जिन्होंने फैसल वाडा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी आज उनके लिए उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी, उनको कोई बात नहीं मिल रही थी, वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे और वो बिल्कुल मायूस हो चुके थे। और उस केस की समाअत में क्या हुआ है इलेक्शन कमीशन के सामने वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ इलीगल अलाटमेंट केस है। ख्वाजा हारिस साहब पेश होते हैं। ये वो केस है जिसमें 12 मार्च को मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार किया जाता है, 13 मार्च को एतजाज़ अहसन साहब बचाने जाते हैं और उनका जो गिरफ़्तारी है उसको चैलेंज करते हैं और अदालत एहतसाब अदालत लाहौर को कहा जाता है कि वो डिस्चार्ज करें मुलज़िम को। अभी ये दरख्वास्त पेंडिंग होती है क्योंकि मुलज़िम का फ़िज़िकल रिमांड मंजूर कर लिया जाता है एहतसाब अदालत की तरफ से। फिर शकीला जो है शहीना शकील जो कि मीर शकील रहमान की बीवी है, शहीना शकील, उनकी तरफ से दरख्वास्त फ़ाइल की जाती है जिसमें फ़िज़िकल रिमांड की जो कार्रवाई है और वो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया जाता है। अभी वो दरख्वास्त पेंडिंग होती है कि साथ ही पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल कर दी जाती है मुलज़िम मीर शकील रहमान की और मुलज़िम मीर शकील रहमान की जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो एतजाज़ अहसन ना सिर्फ शहीना शकील की दरख्वास्त खारिज करवा बैठते हैं बल्कि उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो भी खारिज हो जाती है। इतने में नवाज शरीफ के जो वकील हैं लाहौर हाई कोर्ट में अमजद परवेज़ साहब वो रेस्क्यू करने आ जाते हैं मीर शकील रहमान को और मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ केस चल पड़ता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ केस वो वाहिद केस है जिसमें इतना जल्दी रेफरेंस फ़ाइल किया गया है नैब की तरफ से और नैब ने बड़ी उसमें मेहनत की। रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद मीर शकील रहमान की क्योंकि दरख्वास्त पेंडिंग थी, ये दरख्वास्त ज़मानत थी जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और रेफरेंस फ़ाइल हो चुका था, तो जब बहस होती है तो बहस होने के बाद मीर शकील रहमान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी जाती है और वो इसलिए खारिज की जाती है कि रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी तक पेंडिंग था। उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 2 हफ्ते पहले बेंच बना था लेकिन समाअत नहीं हो सकी थी। उमर अता बंदयाल साहब ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस बेंच से अपने आप को अलग कर लिया था और मीर शकील रहमान की दरख्वास्त ज़मानत सुनने से इनकार कर दिया था और साथ सिफारिश की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि अगले हफ्ते में बेंच मुकर्रर किया जाए और वो बेंच इस केस के ऊपर समाअत करे। आज उस केस की समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस रेस्क्यू करने पहुंच गए हैं मीर शकील रहमान को। मीडिया हमारे ये जो मीर शकील रहमान है क्योंकि ये करप्ट मीडिया माफिया के डॉन हैं और जो जियो और जंग है वो सारा दिन एक ही खबर चलाता है कि गैर कानूनी तरीके से उनको हिरासत में लिया हुआ है और उनके ख़िलाफ़ इतने अरसा से दिन गिनवाते हैं और दिन गिनवाने के बाद कहते हैं इतने अरसा से उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज ही नहीं हो सका और वो गैर कानूनी तौर पर उसमें है, हिरासत में है। हालांकि जब रेफरेंस फ़ाइल हो जाता है तो उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि वो गैर कानूनी तरीके से हिरासत में बल्कि वो लीगल कस्टडी में होते हैं क्योंकि वो जुडिशल कस्टडी में है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा मीडिया है और झूठ बोलना उनका वतीरा बन चुका है, स्पेशली ये जो मीर शकील रहमान से रिलेटेड मीडिया है। ख्वाजा हारिस साहब आज पेश होते हैं, काजी अमीन साहब की सरबराही में ये बेंच था। काजी अमीन साहब इस्तफसार करते हैं कि मुलज़िम के ख़िलाफ़ केस क्या है, तो ख्वाजा हारिस साहब बताते हैं जी कि मुलज़िम के ख़िलाफ़ केस ये है कि मुलज़िम ने 54 प्लाट, एक एक कनाल के 54 प्लाट लिए हैं और ये एक ही ब्लॉक में लिए गए हैं और हमारे ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि इतनी बड़ी तादाद में एक ही जो एरिया है उसमें प्लाट ख़रीदना गैर कानूनी है।
और जो सोसाइटीज़ के कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी है, और जो कॉर्पोरेट लॉ है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी है। और साथ ये कहा गया कि जनाब इस जो दरख्वास्त उनकी खारिज की गई है लाहौर हाई कोर्ट से 2 दफ़ा, वो बिल्कुल गैर कानूनी ऑर्डर था। अदालत ने इस्तफसार किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कवानीन है उसमें क्या है कि क्या इतने बड़े तादाद में प्लाट नहीं ख़रीदे जा सकते। तो मुल्ज़िम के वकील खालिद हारिस ने बताया कि जनाब कानून ये कहता है कि 15 से ज़्यादा प्लाट एक ब्लॉक में नहीं ख़रीदे जा सकते, और साथ उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, 3 प्लाट का भी जिक्र आता है। और उन्होंने कहा कि एलिगेशन ये है कि जो सड़कों की ज़मीन थी, जो मार्केट्स की ज़मीन थी, वो भी इसमें ऐड की गई है और इस तरीके से मीर शकील और रहमान को फ़ायदा पहुंचाया गया है। अदालत ने पूछा इसके अलावा किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो इसमें बताया गया कि जो साबका वज़ीर आला है वो भी इसमें मुल्ज़िम है, और साबका वज़ीर आला कौन थे, नवाज शरीफ, और साबका जो DGLD है वो भी इसमें मुल्ज़िम है, और उनके खिलाफ भी रेफरेंस में उनको बतौर मुल्ज़िम रखा गया। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो अदालत से ख्वाजा हारिस ने कहा जी कि एक मुल्ज़िम है जो इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुका है, वो बैरून मुल्क है। अब मुल्ज़िम का नाम भी नहीं ले रहे, कहते हैं कि एक मुल्ज़िम है जो बैरून मुल्क चला गया है और वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और उसको इस केस में इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो दूसरा मुल्ज़िम है उसकी हद तक कभी उसको गिरफ़्तार नहीं किया, जो कि DGLDA है। और साथ ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेरे मुवक्किल के ख़िलाफ़ उनको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। अदालत ने सवाल किया कि जो मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ केस है क्या वो वाकई उसमें मुलव्वस थे, तो कहा गया कि जनाब मुलव्वस तो हो सकते हैं या साबका वज़ीर आला हो सकते हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से रिकमेंड किया और DG के ऊपर प्रेशर डाला और DG को कहा कि वो इनको प्लाट अलाट करे, या साबका वज़ीर आला इसमें मुल्ज़िम है, या गुनाहगार है, या साबका DGLD इसमें गुनाहगार है। मेरा मुवक्किल तो बिल्कुल बेगुनाह है। अब ये कहा जा रहा है कि वो इनका जो मुवक्किल है वो बिल्कुल काका था और उनको पता नहीं था कि गैर कानूनी काम करवा रहे हैं, और उस गैर कानूनी काम में जो बेनिफिशरी है उसने अपने मीडिया चैनल का इन्फ्लुएंस बनाकर और ब्लैकमेल करके और प्रेशराइज करके और नवाज शरीफ को कुछ लारे लगाकर वो गैर कानूनी बेनिफिट लिया, और बेनिफिट लेकर फिर DGLDA के ऊपर एक प्रेशर डाला। और जिस मीटिंग में DGLDA से ये साइन करवाए जा रहे हैं उसमें ना सिर्फ वज़ीर आला बैठे हैं बल्कि मीर शकील रहमान भी उस मीटिंग में मौजूद थे, और इनकी जो थी इनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद हो रहा था। नवाज शरीफ तो बोले ही नहीं, और ये जब बयान दे चुके हैं DGLDA, लेकिन ख्वाजा हारिस कहते हैं जी कि या तो नवाज शरीफ इसमें गुनाहगार है या DGLDA साहब का गुनाहगार है। मीर शकील रहमान बिल्कुल पाक साफ है, ये तो बेचारा घर में सोया था और इसको आकर किसी ने कहा जी कि आपके नाम प्लाट हो गए हैं, और वो भी कोई गलती से हो गए हैं, और फिर इसने कहा चले हो गए हैं तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ, और आज तक उन प्लाटों के ऊपर कब्जा है, और वो ना सिर्फ मीर शकील रहमान के नाम पर है बल्कि उनकी बीवी और बच्चों के नाम पर है। ये इतने बड़े फ्रॉडी हैं, और फिर कैसे जाकर अपने ख़िलाफ़ जो केसेस होते हैं उसमें स्टोरियां बनाते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, सवाल पूछा ख्वाजा हारिस से कि मीर शकील रहमान के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है, तो बताया गया कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ। तो अदालत ने एहतसाब अदालत लाहौर से जवाब तलब कर लिया है कि केस की अभी पोजीशन क्या है। अभी क्योंकि फ़र्द जुर्म इसलिए नहीं आयद हुआ कि सबसे पहला काम होता है रेफरेंस फाइल होने के बाद जो एक्यूज़ हैं उनकी हाज़िरी मुकम्मल करना, मुल्ज़मान की हाज़िरी मुकम्मल करना। अब मुल्ज़मान की हाज़िरी अब मुकम्मल होनी थी क्योंकि जो नवाज शरीफ मुल्ज़िम है उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाना, पहले उसके समन थे, वारंट्स थे, नॉन अवेलेबल वारंट्स थे, फिर उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, फिर प्रोक्लेम डिफेंडर डिक्लेयर किया गया। तो वो एक प्रोसेस है। फिर ये कोरोना के 4-5 महीनों की छुट्टियां भी आ गई, इस वजह से फ़र्द जुर्म नहीं लग सका। और अब लास्ट डेटा फेयरिंग पे मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया, और क्योंकि अब नवाज शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है तो अब इस केस में फिर अगली तारीख पर फ़र्द जुर्म आयद हो जानी है। तो एहतसाब अदालत से भी रेफरेंस की जो किस मरहले पर है वो भी रिपोर्ट तलब कर ली है, और नैब से भी जवाब तलब कर लिया, और 2 हफ्तों के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दिया। हालांकि ख्वाजा हारिस साहब फरमा रहे थे कि जनाब इसको कमिंग मंडे के लिए रखें, बड़ा टाइम हो गया है, 12 मार्च से मुल्ज़िम जेल में है और बड़ी मुश्किल में है। लेकिन अदालत ने कहा कि जो रेगुलर प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से देखा जाएगा, किसी को हम स्पेशली ट्रीट नहीं कर सकते, और केस की समाअत और दरख्वास्त की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैसल वाडा का जो मामला है, फैसल वाडा के ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो ये है कि वो अमरीकी शहरी है, और साथ ये कहा गया है
कि जो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे वो उसमें ये नहीं कहा था कि वो गैर मुल्की हैं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी कहा था, डुअल नेशनल नहीं कहा था, और वो झूठ बोला और वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये एलिगेशन है फैसल वाडा पर। फैसल वाडा के वकील हैं जो मोहम्मद बिन मोहसिन, वो उन्होंने जवाब जमा करवाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में। ये 4 रुकनी बेंच था जिसने इस पर समाअत की है। फैसल वाडा के वकील मोहम्मद बिन मोहसिन ने तहरीरी जवाब जमा करवाया है और उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त गुजार को स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता करना चाहिए था। उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है जो खुद गैर कानूनी है। फैसल वाडा के खिलाफ अदालत का कोई फैसला नहीं है, जबकि दरख्वास्त गुजार ने मुकर्ररा वक्त में भी कोई पिटीशन जमा नहीं करवाई। साथ ये कहा गया कि मोहम्मद बिन मोहसिन ने जो वकील है फैसल वाडा के, उन्होंने बताया कि इन सारे के सारे मामलात में यह देखा जाता है कि क्या जो बतौर इलेक्शन कमीशन ये मामला आप सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। फैसल वाडा के वकील का ये मानना था कि आप इस केस को नहीं सुन सकते, और साथ उन्होंने कहा कि 3 दरखास्तें दी गई हैं और तीनों दरखास्तों पे ये भी नहीं लिखा कि किस कानून के तहत दरखास्तें दी गई हैं, और सिंपल दरखास्तें दी गई हैं, इसलिए इनकी कोई हैसियत नहीं है। और साथ उन्होंने ये कहा कि अखबारात को बुनियाद बनाकर और ख़बरों को बुनियाद बनाकर ये दरखास्तें फ़ाइल की गई हैं जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और साथ ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है इसके पास नाअहली का कोई अख्तियार मौजूद नहीं है, कोई पावर मौजूद नहीं है, और जो पिटिशनर है उसको चाहिए था कि वो दरख्वास्त जाकर देते इलेक्शन ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल इसको डिसाइड करता, ना कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा जी कि हम इन सारे मामलात के ऊपर हमारे पास अख्तियार है और हम नाअहल करार दे सकते हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे और हम इन फ्यूचर इन मसाइल को हल भी करेंगे और हम इसका फ़ैसला सुनाएंगे। तो इन दोनों केसेस में जो भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।